गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारत चीन संबंध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कि भारत और चीन के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे हैं शुरू से, और उसके बाद में उसके करवाहट के मुद्दे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो देखिए, भारत चीन संबंध में अगर आप देखोगे तो लगभग 1950 के दशक तक लगातार बड़े जोर शोर से हिंद चीन भाई भाई का नारा मुखर हो रहा था, और लगभग बारंबार भारत और चीन के बीच हजारों वर्ष पुराने जो सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख भी होता रहा कि भी स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो लगभग 1950 से लेकर के और 1962 से पहले भारत चीन यानी हिंद चीनी भाई भाई के नाम से वो जाना जाता था, और हमारे जो भी सांस्कृतिक संबंध थे लगभग 50 या हजारों वर्षों पूर्व से जो हमारे सांस्कृतिक संबंध आ रहे थे उनका भी बखाना वो किया जा रहा था। साम्यवादी खेमे के बाद अगर हम देखें तो पहला जनतांत्रिक देश था जिसने जनवादी चीन को मान्यता दी, यानी भारत एक पहला ऐसा राष्ट्र था जिसमें कि जो साम्यवादी जो चीन थी, चाइना की सरकार थी, उस सरकार को पहले वो प्राथमिकता द्वितीय मुख्यता दी थी। और पंडित नेहरू ने अपने मित्र सहयोगी चीन को पणिकर को राजदूत भारतीय राजदूत के रूप में भी चीन भेजा था, यानी नेहरू जी के एक सहयोगी मित्र थे के.एम. पणिकर को भारतीय राजदूत के रूप में चीन भेजा गया, और इसके साथ साथ भारत में ही चीन को सुरक्षा परिषद से उसकी सीट दिलाने की मुहिम भी बड़ा चढ़ा करके हिस्सा लिया था। तो कहने का अर्थ है कि शुरुआत में अगर हम देखें तो हिंद चीन भाई भाई का नारा काफ़ी पॉपुलर हो गया था, और नेहरू जी के मित्र के.एम. पणिकर भी भारत की ओर से चाइना के राजदूत बनकर वहाँ पर गए थे, और उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो सन 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध के दूरगामी परिणाम सामने आए, और इससे पूर्व तक भारत ये दावा करता रहा था कि एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं और दो अलग अलग हजारों साल पुरानी जो सभ्यताएं हैं, भारत और चीन, जिसके अपने अपने सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र है। यानी 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में सभी को हतप्रभ कर दिया, और जो हजारों साल से जो दो संस्कृतियां, दो विभिन्न क्षेत्र जो चले आ रहे थे, ठीक है, जिनका गुणगान किया जा रहा था, इस युद्ध के बाद यह बात खुलकर सामने आ गई कि गुट निरपेक्ष अफ्रीकी एशियाई बिरादरी में भारत बिल्कुल अकेला पड़ गया। यानी जिस गुट निरपेक्षता को लेकर के और नेहरू जी चले थे, उस गुट निरपेक्षता की नीति को देखते हुए बिल्कुल भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग वो पड़ गया था, और भारत के सुनियोजित आर्थिक विकास की सारी योजनाएं वो गड़बड़ा गई थी, और खतरा हाल भारत अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर पहले जैसी प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ हो गया। कहने का अर्थ है कि 1962 का जो भारत चीन जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के चलते भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी वो खराब हो गई थी, और इसके चलते सारी जो योजनाएं थी वो योजना गड़बड़ा गई थी, और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भारत पहले जैसी अपनी छवि को नहीं बना सका। ब्रिटिश काल में अगर हम देखें तो मैकमोहन जो रेखा है, वो मैकमोहन नामक एक अंग्रेज सर्वेक्षण अफसर उस वक्त चीन और भारत के बीच सीमाओं का निर्धारण उन्होंने कर दिया था। यानी एक अंग्रेज अफसर थे मैकमोहन, उन्होंने भारत और चीन की जो सीमा थी उस सीमा का निर्धारण वो किया था। तो भारत चीन सीमा लिख सकते हैं हम, भारत चीन सीमा रेखा वो मैकमोहन रेखा के नाम से वो जानी जाती है, ठीक है ना। मैकमोहन अंग्रेज अफसर थे, उनके नाम से इस रेखा को वो जाना जाता है। और इसके साथ अगर हम देखें तो शिमला समझौते में जहां दोनों पक्षों ने अर्थात ब्रिटिश भारत और चीन ने भी इस सीमा को मान्यता दी थी, यानी जो शिमला समझौता हुआ था, इस शिमला समझौता में उस समय ब्रिटिश भारत और चाइना ने दोनों ने इस मैकमोहन रेखा को क्या दी थी, मान्यता दी थी कि भी भारत और चीन के बीच में इस सीमा रेखा होगी। इसके साथ चीन ने इस सीमा को मान्यता दी, लेकिन चीन ने इसे मानने से स्वीकार भी नहीं किया था। यानी चीन ने भी मान्यता दी थी, लेकिन चीन ने इस रेखा को मानने से कभी स्वीकार वो नहीं किया।
तो इस दृष्टि से हम देखें तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से भारत में जो चीन युद्ध हुआ था वह युद्ध काफी महत्वपूर्ण हुआ और ऐसी स्थिति में भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई स्थिति नहीं बची जो कि अपनी वो साख वो बना सकता है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्र भारत और चीन, तो स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के जो संबंध थे वो किस प्रकार के रहे। तो अगर हम बात करें तो देखिए चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारंभ से मित्रतापूर्ण रहा है। हम पढ़ चुके हैं कि दोनों हजारों साल पुरानी जो संस्कृतियां थी वो हिंद चीन भाई भाई का नारा वो लगा रहे थे और हजारों सालों से भारत चाइना के साथ में अपना मित्रतापूर्ण व्यवहार वो बनाए हुए। भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भी पंडित नेहरू भारत और चीन की मित्रता पर वो बल देते थे। इसके साथ अक्टूबर 1949 में साम्यवादी क्रांति का भारत ने समर्थन भी किया, यानी चाइना में एक क्रांति हुई थी 1949 में जिसे कहते हैं साम्यवादी क्रांति। साम्यवादी क्रांति, इस क्रांति का खुलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया था और इसके साथ साथ भारत ने चीन को राजनयिक मान्यता भी दी और संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को मान्यता दिलाने का भरसक प्रयास भी किया था। तो कहने का था कि भारत ने हर संभव चीन का सहयोग दिया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो समझौते में पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, यानी पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन की ही देन है। पंचशील का सिद्धांत पंडित नेहरू और चाउ एन लाई के द्वारा यह समझौता हुआ था जिसमें पंचशील के सिद्धांतों को मान्यता वो दी गई थी। इसके साथ 1956 में तिब्बत का विद्रोह हुआ जिसके पास चीन शासन के प्रति विद्रोह हो गया और 1959 तक ये चला था। चीनी सरकार ने इसे कुचल दिया और 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने भारत में शरण ली और चीन ने इसे शत्रुतापूर्ण कार्य की संज्ञा दी और यहीं से भारत और चाइना के संबंध हमेशा के लिए बिगड़ते चले गए। यानी लगभग आपके 1959 के बाद भारत चीन के संबंध वो बिगड़ गए। तो आप जैसे मान लो भारत और चाइना के बीच में विवाद के जो मुद्दे हैं उन विवादों में एक मुद्दा दलाई लामा का भारत में प्रवेश भी माना जाता है। तो इसके साथ अगर हम बात करें तो चीन को लेकर भारत, तिब्बत को लेकर के भारत और चाइना के बीच में भी संबंध वो खराब हो गए थे। तो हम बात करते हैं, देखो भारत चीन संबंधों में कड़वाहट के मुद्दे अगर हम बात करें भारत चीन संबंधों में कड़वाहट के मुद्दे, मुद्दे या कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला अगर कारण आता है तो वो है आपके तिब्बत को लेकर, तिब्बत को लेकर के। तिब्बत को लेकर, तिब्बत को लेकर के भारत और चीन के बीच में कड़वाहट के काफी मुद्दे वो बन चुके हैं। तो देखिए 1956 में जब किशोर दलाई लामा भारत यात्रा पर आए तब उन्होंने तिब्बत लौटने की अनिच्छा वो जताई थी। यानी 1956 में नाम था किशोर दलाई लामा, किशोर दलाई लामा ये तिब्बत से भारत आ गए थे और फिर उन्होंने भारत से वापस जाने से इनकार वो कर दिया था। तब नेहरू ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया और कहीं चीन इससे नाराज वो न हो जाए। जब तिब्बत में साम्यवादी चीन के बढ़ते अत्याचारों से त्रस्त दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ सन 1959 में फिर भारत आए, 1959 में फिर वो भारत आ गए थे क्योंकि वहां पर साम्यवादियों का अत्याचार बढ़ रहा था। 1959 में फिर भारत आए और इस समय वो वापस वो चाइना नहीं गए और इसके कारण क्या हुआ कि चीन ने इसे शत्रुतापूर्ण कार्यवाही समझा। जाहिर है तिब्बत के इस तरह दलाई लामा का पलायन और चीन की पाकिस्तान मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए अपराधी के रूप में कटघरे में खड़ा करने वाली ये कार्यवाही। कहने का मतलब है कि तिब्बत को लेकर के तिब्बत में जब साम्यवादी जो
ताकतें थी वो प्रभाव बढ़ रहा था। तब दलाई लामा पहले तो 1956 में भारत आए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको समझा बुझा करके वापस चाइना भेज दिया। लेकिन जब ज्यादा ही वहां पर अत्याचार बढ़ रहा था तब दलाई लामा 1959 में भारत आ गए थे और फिर उन्होंने न जाने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसी स्थिति में चीन ने इसे अपनी शत्रुतापूर्ण कार्यवाही समझी और भारत और चीन दोनों के जो संबंध थे वो बिगड़ गए। तो कहने का था कि तिब्बत को लेकर के भारत और चीन के जो संबंध थे उन संबंधों में एक बार कटुता वो आ गई थी। दूसरा आपके भारत चीन के बीच सीमा विवाद। भारत चीन सीमा विवाद। हमने भी पढ़ा था कि भारत चीन सीमा रेखा, जिसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, एक अंग्रेज अफसर थे, सर्वेक्षण इन्होंने किया था और इसको पंचशील के सिद्धांतों के अंदर भी देखा गया था। शिमला समझौते में भी दोनों देशों ने बिल्कुल मान्यता दी थी, लेकिन चीन ने कभी भी मैकमोहन रेखा को अपनी सीमा रेखा नहीं मानी। तो भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद के समाधान के लिए कई राजनीतिक वार्ताओं का दौर भी चला, जिनमें कुछ आधिकारिक स्तर की वार्ताएं हुई और कुछ शिखर स्तर की वार्ताएं भी कहा जा सकता है। दुर्भाग्यवश इनमें गतिरोधी बना रहा, यानी किसी भी प्रकार के कोई निर्णय पर नहीं पहुंचे और इनमें गतिरोध वो जारी रहा। इनके साथ अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो, यानी अधिक बड़े बड़े अधिकारी आपस में मिले, भारत के अधिकारी चाइना के अधिकारी मिले, इधर बहुत ही शिखर वार्ताएं हुई, लेकिन किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो पाया। इसके साथ साथ भारत अपनी भूमि 1 इंच भी चीन को देने के लिए तैयार नहीं था। भारत ने अपना स्पष्ट रवैया बता दिया कि मैं चाइना को 1 इंच भी अपनी जमीन है वो नहीं दूंगा। चीन का मानना था कि दोनों देशों में ऐसी भाईचारे और तीसरी दुनिया की ताकत के आधार पर होना चाहिए। चीन ये चाहता था कि भाई भारत और जो चीन की जो सीमा रेखा इसका निर्धारण है ना, जो ऐसी ताकत है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर इनके सामने वो होना चाहिए। जबकि भारत का जोर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और उन संधि समझौतों पर रहा जिन्हें जनवादी चीन सिरे से वो नकारता रहा है। जबकि भारत क्या कहता है, भारत ने ये बात कही थी कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों को मानते हुए हमें आपस में समझौता करना चाहिए, जिससे चीन हमेशा से ही नकार। जैसे मैकमोहन रेखा है तो मैकमोहन रेखा को चीन और भारत अपने क्या माने, सीमा रेखा माने, लेकिन चीन इसे हमेशा से क्या है, नकारता है। तो जाहिर है दोनों देशों के अंतर्गत है वो सीमा विवाद का मुद्दा अभी तक बना हुआ है। आज तक ऐसी बेनतीज वार्ताएं जारी है, बल्कि अब तो चीन अधिक आक्रामक और विस्तारवादी रवैया अपनाकर आक्रामक कार्रवाई में भी संलग्न है। अभी आपने कुछ दिनों पहले ही गलवान घाटी में देखा होगा कि चाइना ने किस तरह से भारतीय सैनिकों पर हमला किया और उनको मार दिया था और किस तरह से उन्होंने उस घाटी पर अपना कब्जा वो कर लिया था। तो ऐसे कई कारण हैं जो सीमा विवाद को लेकर के भारत और चाइना के बीच में जो संबंध है उन संबंधों में कड़वाहट, विमनसी तनाव या संघर्ष के मुद्दे वो बन गए, जो आज भी वो जारी। तीसरा आपके चीन की विस्तारवादी नीति। ये इसी में चल रहा है। अभी आपके जैसे मान लो भारत चीन संबंधों में है तो ये कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि भारत चीन संबंधों में कड़वाहट के मुद्दे वो कौन से हैं। तो तीसरा आपके चीन की विस्तारवादी नीति। चीन की विस्तारवादी नीति। चीन की विस्तारवादी नीति। देखिए, चीन ने हिमालय पठार में 50,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत भूभाग पर पहले ही कब्जा कर लिया। यानी चाइना का जो हिमालय का पठारी भाग है उस पठारी भाग के लगभग 50,000 किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने पहले से क्या कर अपना अधिकार है वो कर रखा है। और इसके साथ जहां उसने सामरिक महत्व के लिए सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया, वहाँ बड़े पैमाने पर अपनी फौज भी वो तैनात कर दी। यानी जो उत्तर में जो हिमालय पठार है उस हिमालय पठार के लगभग 50,000 वर्ग मील जो चाइना का तिब्बत का जो क्षेत्र है वहां पर उसने पहले कब्जा कर लिया है। वहां पर सामरिक महत्व की सड़क भी बना ली, साथ साथ में अपनी सैन्य ताकत को भी वहां पर वो रख ली है। इसके साथ अगर हम बात करें तो नेहरू इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ न थे। नेहरू जी को पता था कि भी चाइना ने अनाधिकृत रूप से हिमालय पठार पर अपना कब्जा कर लिया है, वहां पर सेना भी तैनात है वो कर ली है। फिर भी इसके बाद भी उन्होंने चीन ने लद्दाख के अक्षय जो क्षेत्र है उस पर भी अपना कब्जा वो कर लिया था। यानी धीरे धीरे चाइना ने लद्दाख का जो अक्षय क्षेत्र है उस क्षेत्र पर भी उन्होंने वो कब्जा कर लिया। इस तरह से चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के
द्वारा भारत के क्षेत्र को उसने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। अब बात करते हैं उन्होंने भारतीय भूभाग पर अचानक आक्रमण। चौथा था कि भारतीय भूभाग पर अचानक आक्रमण। एक और हमने पढ़ा था कि 1950 के बाद से लेकर 1959 तक भारत चीन या हिंद चीन भाई भाई का नारा लग रहा था, लेकिन चीन अपने विस्तारवादी नीति के चलते वो भारत से शत्रुता भी बनाए रहता। तो अभी हमने पढ़ा था कि चीन ने लगभग हिमालय के पठारी क्षेत्र पर लगभग 50,000 किलोमीटर तक उसने कब्जा कर लिया, सेना भी तैनात कर दी। इधर लद्दाख के अक्साई चीन जो क्षेत्र है उस पर भी उसने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और नेहरू जी को इस बात की पूरी क्या थी, जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो चाइना का सहयोग करते रहे। अब अगर हम बात करें तो चाइना ने भारत पर अचानक 1962 में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और तब यह बात साफ हो गई कि भारतीय सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। 1962 का युद्ध है ना, और उस समय भारतीय सैनिक युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और चीन फौजें मतलब हर मोर्चे पर तेजी से वो आगे बढ़ रही थी और उनका मुकाबला करते हुए संसाधन व सैन्य सामान के अभाव में भारतीय सैनिक उनका बेहतर मुकाबला वो न कर सके। क्यों कि हमारी सेना के पास में इतने अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, चाइना के पास में आधुनिक हथियार थे, इसलिए हर स्थिति में चाइना वो आगे बढ़ रहा था और हमारे सैनिक पीछे वो हट रहे थे। संकट की इस घड़ी में उत्कट देश प्रेम का ज्वार उफान पर आया और असाधारण भारतीयों ने त्याग और बलिदान की अनेक अनूठी मिसालें वो कायम की थी। और लगभग 1 महीने बाद चीन ने अपने सभी सामरिक राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के बाद एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करते हुए खुद पीछे हट गया। यानी ये युद्ध लगभग 1 महीने तक चला था और चीन की अपनी जो मंसूबे थे, जो इच्छाएं थी, उसने पूरा करते हुए 1 महीने बाद उसने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और पीछे भी हट गया। यानी कि उसने जो क्षेत्र थे, जिन क्षेत्रों को उसने अपना समझ रखा था, उन पर अधिकार कर लिया और 1 महीने बाद उसने स्वयं ही युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी। इस प्रकार 1962 से भारत चीन के बीच में स्थायी रूप से तनावपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। यानी अगर हम बात करें तो ये जो 1962 का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद भारत चीन संबंध स्थायी रूप से प्रकट हो गए, ठीक है ना। मतलब उसमें तनाव, संघर्ष और वैमनस्य जैसे मुद्दे वो कड़वा के बन गए और अपनी विस्तारवादी नीति पर चीन आज भी कायम है। अभी मैंने आपको बताया था जैसे गलवान घाटी है, तो गलवान घाटी में किस प्रकार से चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया और उस घाटी को अपने कब्जे में वो ले लिया था और भारत के चारों ओर सामरिक घेराबंदी भी कर रहा है। फिर चाहे वो हिमालय हो या समुद्र, यानी चाइनीज समुद्र भी क्यों ना हो या हिमालय हो, हर तरफ से वो भारत को घेरने की नीति वो अपना रहा है। तो इसको देख के अगर हम बात करें तो चीन के प्रभाव के संतुलन हेतु भारत रूस संबंध भी विकसित हुई। देखो 5वां पॉइंट बिंदु आपके है कि भारत रूस संबंध। चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए भी भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना वो शुरू किया था। तो देखो जब तक सन 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध के नतीजों का प्रश्न है, उनके अनेक दूरगामी परिणाम भी सामने आए और चीन में माओ ने साम्यवादी विकास का जो मॉडल अपने विकास के रूप में सामने रखा था वह तो एक विकल्प था। यानी चीन में माओ सेतुंग की सरकार थी और उसने चीन के लिए एक आदर्श मॉडल रखा था जो केवल और केवल एक दिखावा था। इसमें कहीं भी विकास के लिए सशस्त्र छापामार युद्ध का नहीं बल्कि शांतिपूर्ण मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला जनतांत्रिक विकल्प वो चुना गया था। यानी दुनिया के सामने तो उसने चीन को एक मॉडल स्टेट के रूप में वो विकसित किया था, लेकिन वास्तव में वो एक दिखावा था। जबकि साम्यवादी चीन ने भारत के साथ शत्रुता का रवैया रखा, जबकि उस मॉडल में ये दर्शाया गया था कि चीन अपने आप को एक जनतांत्रिक देश या जनतांत्रिक संगठन वो बनाने के लिए कोशिश वो कर रहा हो और ये इसका एक आदर्श मॉडल है वो बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन चीन के उग्रवादी और विस्तारवादी रवैये के
विरुद्ध सोवियत संघ को भारत के प्रति झुकाव बढ़ता चला गया। क्योंकि देखो चीन में भी साम्यवादी सरकार थी और सोवियत संघ में भी साम्यवादी सरकार थी। चीन की शत्रुतापूर्ण रवैया के कारण भारत को सोवियत संघ की ओर झुकना पड़ा। इसी के साथ कि चीन और रूस के मध्य भी देखो सीमा विवाद था, यानी कि चाइना और रूस दोनों के ही बीच में सीमा विवाद था और इसीलिए भारत ने चाइना को छोड़कर रूस की ओर वो रुख करना शुरू कर दिया। रूस ने संतुलन के रूप में सहायता हेतु भारत को चुना और रूस भारत मैत्री धीरे धीरे परवान पर चढ़ने लगी। इसके साथ अगर हम देखें तो आज रूस चीन की तुलना में अधिक स्वाभाविक है वो मित्र, जो हर संकट में भारत के साथ खड़ा रहता है। अगर आज हम बात करें तो चाइना की बजाय रूस भारत का सबसे करीबी और विश्वास पात्र वो मित्र है और हर संकट में वो हमारे देश का सहयोग वो करता है। इसके साथ जैसे भारत पाक हो या फिर भारत चीन के मध्य कभी तनाव पैदा हुआ हो, रूस ने हमेशा भारत का क्या किया है, साथ दिया है। वो चाहे परमाणु ईंधन आपूर्ति हो या तकनीकी का हस्तांतरण हो या सामरिक साजो सामान हो की पूर्ति में लगातार करके और भारत को सुदृढ़ सहयोग प्रदान करने में हमेशा ही उसने भारत की मदद वो की है। तो कहने का अर्थ है कि रूस है ना वो हमेशा से ही भारत का सहयोगी रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रूस चाहे किसी भी मामले में हो, परमाणु ईंधन के रूप में या टेक्नोलॉजी के रूप में या सामरिक साजो सामान के रूप में, हर दृष्टि से उसने भारत का सहयोगी किया। अब क्या रूस के साथ मित्रता होने से चाइना ने भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए कई प्रकार के रस्मी समझौते भी किए। रस्मी समझौते का मतलब है शिखर वार्ताएं, आधिकारिक रूप में वार्ता या अन्य प्रकार से। तो इन रस्मी समझौतों को निभाने के लिए केवल और केवल औपचारिक तौर पर ही ये रस्मी समझौते वो निभाए गए अगर देखा जाए तो, अन्यथा इनका कोई भी ऐसा कोई परिणाम सामने नहीं आया। तो देखो सीमा विवाद को विस्फोटक बनाने से बचने के लिए परस्पर दोनों देशों के बीच में भरोसा बढ़ाने के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए, जिन्हें चीनी सेना के अधिकारी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसा कोई भी समझौता राजनयिक फैसला नहीं समझा जाएगा, राजनयिक फैसला ही समझा जाना चाहिए, राजनयिक रस्म अदायगी जिसका कोई असर जमीनी हकीकत पर या सामरिक समीकरण पर कोई असर नहीं होगा। चीनी अधिकारी क्या कहते हैं कि भारत और चीन के बीच में अगर कोई समझौता होता है तो वो केवल और केवल जमीनी हकीकत या सामरिक समीकरण पर उसका कोई असर नहीं, मतलब सेना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वो केवल और केवल अपना एक रस्म या अदायगी वो कर सकते हैं कि भाई भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ है। देखो यह भी न भूलें कि चीन की सेना की तुलना भारतीय सेना से नहीं की जा सकती, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आदेशानुसार काम करते, क्योंकि हमारी जो सेना है वो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अनुसार ही काम करती है, ठीक है ना। बल्कि जो चाइना की सेना है वो वहाँ के कमांडर के आधार पर वो काम करती है। चीन की जनमुक्ति सेना और साम्यवादी पार्टी का रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ है, जटिल है, उसके नजरिए को वहाँ की सरकार भी खारिज नहीं कर सकती। यानी चीनी सेना के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय वहाँ की सरकार खारिज नहीं कर सकती, जबकि हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है, जनप्रतिनिधियों की सरकार है। जनप्रतिनिधियों की सरकार जो फैसला लेती है सेना को वही मानना पड़ता है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट विवाद आपके जल विवाद। जल विवाद, तो देखो जल विवाद के रूप में ऐसा है कि चीन के साथ भारत के हितों में टकराव सीमा विवाद तक ही सीमित नहीं है, जल विवाद भी कम विकट नहीं है। चीन की दक्षिण से उत्तर की ओर जल प्रवाहित करने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जग जाहिर है, यानी चीन में भी कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो विश्वविख्यात है। और ब्रह्मपुत्र है, देखो जिसे चीन में यारलुंग सांगपो कहते हैं, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको चाइनीज भाषा में यारलुंग सांगपो कहते हैं। ऊंचे पहाड़ों में दैत्याकार बांध निर्माण कर चीन अपनी जल सुरक्षा तो सुनिश्चित कर ही रहा है। इससे समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में जल सुरक्षा और पर्यावरण जोखिम में पड़ गए। कहने का अर्थ है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना दैत्याकार बांध बना रहा है। इससे क्या होगा, वो एक तो अपनी जल सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में जल सुरक्षा
और पर्यावरण को क्षति वो पहुंच रही है। इस विषय में भारत को तकनीकी जानकारी देने और उससे साथ परामर्श पर चीन परहेज भी करता है। यानी चाइना भारत को ना तो तकनीकी प्रदान कर रहा है और न ही उस पर किसी प्रकार का विचार विमर्श करके और भारत के साथ में सलाह या उस पर परामर्श देने को तैयार है, किसी भी प्रकार से नहीं। जिससे तरह तरह की आकांक्षाएं भी उत्पन्न हो रही है। यानी भारत के साथ में किसी भी प्रकार की कोई बातचीत वो नहीं करना चाहता है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो अनेक प्रकार की जो आकांक्षाएं वो उत्पन्न हो रही है और निश्चय है कि भारत इस मुद्दे को कई बार उठा चुका है, लेकिन सिवाय मौखिक आश्वासनों के हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने कई बार चीन के इस रवैये को उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं निकल पाया। तो कहने का ये है कि भारत और चीन के बीच में ये कुछ विवाद के मुद्दे हैं जिनको लेकर आज तक भारत और चाइना के बीच विवाद वो बना हुआ है, तनाव बना हुआ है, वैमनस्य या अन्य प्रकार के करवाट के मुद्दे वो बने हुए हैं। तो चाइना के साथ में, और यदि आप निश्चित रूप से देखें तो वर्तमान सरकार ने भी चाइना के साथ में अपने संबंध बढ़ाने का प्रयास वो किया था। और अभी हम देखते हैं जो गलवान घाटी में हुआ था उसके बाद तो भारत सरकार ने यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने चीन पर कई प्रकार से जो निर्यात था वो बंद कर दिया है। चाइना के कई ऐप है वो बंद कर दिया, आप देखते हो समाचारों में, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हो। तो इस तरह से ऐसा होने के बाद में और साथ साथ में ये महामारी फैलने के साथ में भी कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर प्रतिबंध वो लगा दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से और इनको देखते हुए भी भारत और चीन के संबंधों में काफी कड़वाहट है वो आ गई है। इन ये विवाद और संघर्ष का कारण भी वो बनी हुई है।